आज आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। आज आप सबों को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रहा है कि जो भी लोग जेटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए हमारे चैनल की तरफ से हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं उनको मुफ्त में जेटेट की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जेटेट से संबंधित सभी टॉपिक पर आपको क्या किया जाएगा, सभी टॉपिक की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। आज जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कम समय का है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आज शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारे पास जल। जल के बारे में बात करते हैं तो आपको तो पता है कि जल जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात करते हैं कि पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, यानी कि पृथ्वी पर कितना भाग जल है। तो आपको अगर डायरेक्ट आंसर की बात करें तो पृथ्वी पर यहाँ पे 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद भी हम लोग को पीने का जल का समस्या क्यों होता है? तो पीने का जल का समस्या इसलिए होता है कि 71% जो जल से घिरा हुआ है उसमें आपको 97% जल जो है से खरा है। 97% जल का है, खरा है, जो समुद्र में है। यानी अब बचा पीने लायक जल 3%, लेकिन 3% में भी जो मीठा जल है वो 3% है, लेकिन 3% जल में भी 2% जल जो है हिम के रूप में यानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है। ठीक है, तो उसमें अब मात्र हमारे पर बचता है 1%। 1% जल ही हम लोग को पीने के लायक है, जिसको हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग के पास जल की कमी समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सवाल है, सवाल के अकॉर्डिंग क्या कि पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो 2/3 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में कौन अवक्षेपण का एक रूप नहीं है? माने कौन अवक्षेपण नहीं है? ठीक है, तो अवक्षेपण का इसमें कौन रूप नहीं है? तो ओला अवक्षेपण है, ओस है, हिम है। ये तीनों देखिए, ओला, ओस, हिम कहे तो तीनों ही अवक्षेपण है। आपको वर्षा जो है सो अवक्षेपण का माध्यम नहीं है या अवक्षेपण का रूप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही अच्छा आएगा, जो आपके मन के हर बात को क्या करेगा, क्लियर करेगा। जो मन में आपके पास प्रश्न उठ रहा होगा सभी प्रश्नों को क्लियर कर दिया जाएगा। देखिए नेक्स्ट है आपके पास कि पृथ्वी पर जल की मात्रा। देखिए यहाँ पे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज आते हैं, बढ़ रही है कि घट रही है कि अनिश्चित है कि लगभग स्थिर है। जैसे आपको लगेगा कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है, विश्व उष्णन बढ़ रहा है तो हिम पिघल रहा है तो पृथ्वी के ऊपर जल का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है तो फिर पृथ्वी पर जल का हो जाएगा, कमी हो जाएगा। लेकिन आपको हम बता दें कि जो जल है, जल जो है पृथ्वी पर समान रूप से है, एक निश्चित मात्रा में है, ना तो वह घट रहा है ना तो वह बढ़ रहा है, लगभग स्थिर है। क्या है वो? तो स्थिर कैसे बना हुआ है? तो जल चक्र के माध्यम से जो पृथ्वी पर जो जल है वो जल की मात्रा लगभग स्थिर है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कोई अपना लॉजिक नहीं लगाना है कि घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो पृथ्वी पर जल जो है उसका है स्थिर है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए जो भी प्रश्न है बहुत कम प्रश्न है लेकिन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नांकित में कौन बादल के बनने में भाग लेता है, यानी बादल बनता कैसे है? तो बादल बनने में क्या होता है, वाष्पन होता है कि संघनन होता है कि वाष्पन के बाद संघनन होता है कि ऊर्ध्वपातन होता है? तो बात करें, देखिए वाष्पन होना मतलब कि जल का होना। तो यहाँ पे देखिए जो बादल बनता है तो वाष्पन के बाद संघनन होता है, वाष्पन के बाद संघनन। जैसे कि जो पृथ्वी पर जो जल है, चाहे समुद्र में है, चाहे नदी में है, चाहे कहीं पे भी है, चाहे घड़ा में ही क्यों ना है, तो सब क्या होगा, पहले वाष्पन बनेगा, वाष्पन बन के वाष्प के रूप में उड़ जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, और जब ऊपर जाएगा तो वहां पे तब होगा संघनन, संघनन के फलस्वरूप बादल का निर्माण होता है। यानी इसमें क्या है, वाष्पन भी जरूरी है और संघनन भी। अगर वाष्पन होगा ही नहीं तो वहां तक जल पहुंचेगा ही नहीं, जल पहुंचेगा तो संघनन कैसे होगा? इसलिए बादल बनने में दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अगला सवाल हमारे पास है कि निम्नांकित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है? बाढ़ से संबंधित नहीं है। तो जान माल की क्षति, तो भाई बाढ़ आएगा तो जान माल की क्षति हो सकता है,
अभी आप देखे होंगे बिहार में कोसी नदी में बाढ़ आया तो कितना जान माल की क्षति हुआ। तो यानी कि बाढ़ होगा तो जान माल की क्षति तो होगी। मिट्टी का अपर्दन, हाँ ये भी होगा। यहाँ सवाल देख लीजिए क्या बोला, नहीं है, ठीक है। मिट्टी का अपर्दन तो होगा, मिट्टी का कटाव होता है बाढ़ आने से। पेयजल का दूषित होना, बाढ़ आ गया तो बाढ़ में जितना भी इधर उधर का कचरा सब है सब पानी में बह गया तो जल का भी क्या हुआ, प्रदूषण हो गया, ठीक है। अब यहाँ का है बीमारियों का कम होना, तो यही आपका क्या है, इस सवाल के अकॉर्डिंग सही आंसर है कि बाढ़ आने से कोई बीमारी कम नहीं होता है। भले बीमार व्यक्ति सीधे बह के चल जाएंगे तो बीमार कम हो जाएंगे लेकिन बीमारी कम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सही विकल्प का होगा कि बाढ़ से संबंधित कौन नहीं है, तो बीमारियों का कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप, झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक के जो भी बुक है उससे संबंधित है, आपको सब JCRT बुक से संबंधित है और सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको जरूर तैयारी कर लीजिएगा, देखिएगा, बस खाली देखना मात्र, आपको तैयारी करने की कोई बात ही नहीं लेना है। आप देख लेंगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाएगा। देखिए निम्नांकित में कौन सा सुखाड़ से संबंधित नहीं है, सुखाड़, और जो भी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के ही आते हैं, जो लगेगा क्या कि कहाँ से आया, तो पढ़ेंगे तो पता नहीं, पढ़ेंगे तो कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। तो क्या लिखा है कि सुखाड़ से संबंधित नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो वर्षा का नहीं होना तो संबंधित है, वर्षा का नहीं होना संबंधित है। खाद एवं चारा की कमी होना तो ये संबंधित है कि भाई सुखाड़ हो जाएगा तो खाद नहीं मिलेगा, खाना पदार्थ में कमी हो जाएगा, चारा भी नहीं मिलेगा पशु को। पर्वतीय बर्फ का पिघलना, फिर है जल स्तर का गिरना। तो देखिए सुखाड़ हो गया तो वहां जल स्तर का हो गया, गिर गया। अब पर्वतीय बर्फ का पिघलना, इसको सुखाड़ से कोई मायने मतलब नहीं है। इसका सही आंसर कौन हो गया, सही आंसर हो गया इसका, सही जो आंसर हो गया इसका विकल्प नंबर हो गया सी का, कि सुखाड़ से संबंधित नहीं है कौन, पर्वतीय बर्फ का पिघलना, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य है जहां सालों भर वर्षा होती है, भारत में ऐसा कौन राज्य है जहां सालों भर वर्षा होती है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ कि मेघालय। तो इसका सही आंसर होगा मेघालय। मेघालय में सालों भर वर्षा लगभग होते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितना प्रतिशत जल का संरक्षण होता है ना, तो इसका सही आंसर क्या है 20%, ठीक है। ये आपको डाटा है, आपको याद रखना है कि झारखंड में 20% जल का क्या होता है, संरक्षण होता है, ठीक है। झारखंड में औसतन बारिश कितनी होती है, झारखंड में जो औसतन बारिश है वो कितनी होती है, तो आपको याद रखना होगा 1200 से 1300 मिलीलीटर बारिश होती है कहाँ, झारखंड में। तो झारखंड में औसतन बारिश कितनी होती है, 1200 से 1300। आपको ये डाटा है, आपको याद रखना है कि झारखंड में बारिश 1200 से 1300 मिलीलीटर होती है, ठीक है। आगे है, जल के बिना मनुष्य कितने दिनों तक जीवित रह सकता है, तो आपका इसमें सही आंसर है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। तो आप जल के बिना 6 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। तो सिर्फ जिंदा ही रहेंगे, चल नहीं सकिएगा। ऐसा नहीं कि जल त्याग के सोचिएगा देखते ट्राई मार के, ट्राई नहीं मारना है, तुरंत बीमार पड़ जाइएगा। जिंदा रहिएगा लेकिन कोई काम लायक नहीं रहिएगा। तो 6 दिन तक क्या हो सकता है मनुष्य, बिना जल के मनुष्य 6 दिन तक जिंदा रह सकता है ना। जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, महासागर, ठीक है। वाष्प के द्रव में बदलने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, वाष्प को द्रव में बदलने के प्रक्रम को ही कहते हैं संघनन। आप पहले ही पढ़े थे कि जब वाष्पन होगा तो फिर संघनन होगा, संघनन होगा तो बादल बनेगा, ठीक है बात। तो यही हमारा क्वेश्चन था, किससे, जल से संबंधित। तो जल से संबंधित बहुत कम क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, लेकिन समझिए कि 12 करोड़ का है, इसलिए आपको उसको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हमारे पास है एक टॉपिक है, इसको आप देख लीजिए, वायु। क्या टॉपिक है, वायु। इससे भी बहुत कम क्वेश्चन है लेकिन सब क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वायु एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है, तो गैसों का मिश्रण है, क्योंकि वायु में बहुत सारे गैस हैं।
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, माने बहुत सारा गैस है उसमें, वायु में। तो क्या बताया गया कि वायु क्या है, तो गैसों का मिश्रण है। आपको यहाँ पे पता होगा कि वायु में क्या है, सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है, नाइट्रोजन गैस है ना। और फिर इसके बाद वायु में उसके बाद सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन गैस है। कितना परसेंट है, तो 21% है, ठीक है। बाकी बाकी जो गैसें हैं 1% के अंदर में है। नेक्स्ट है हमारे पास श्वसन के लिए आवश्यक होती है। श्वसन के लिए कौन सी गैस हमको आवश्यक, श्वसन के लिए क्या आवश्यक होता है, जल, आग, खुली जगह की वायु। तो श्वसन के लिए हमें वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये सभी प्रश्न बुक से उठाए हुए हैं ना, जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। श्वसन में वायु के किस अवयव का उपयोग होता है, तो श्वसन में वायु के ऑक्सीजन का उपयोग होता है। देखिए श्वसन में वायु के अवयव माने वायु में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो उसमें से किसका प्रयोग होता है हम लोग को श्वसन में, तो श्वसन में हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, ऑक्सीजन का। और पेड़ पौधे की बात करते तो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। वायु स्थान घेरती है, वायु स्थान घेरती है, इसमें होता है क्या, होता है वायु स्थान घेरती है। वायु में क्या होता है, रंग होता है कि गंध होता है कि द्रव्यमान होता है, तो उसमें द्रव्यमान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय किस गैस का सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं। तो देखिए पर्वतारोही जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर वायु का दाब कम हो जाता है, तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होने लगती है। तो अपने साथ क्या लाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लाते हैं। चाहे पर्वतारोही हो या फिर समुद्री गोताखोर हो ना, उनका जाते हैं अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले आते हैं। इसमें हीलियम भी मिक्स होता है, ठीक है। अगर यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेंडर तो ऑक्सीजन का ही ले आते हैं, लेकिन इसमें हीलियम गैस भी मिक्स रहता है, ठीक है। बात करते हैं आगे हम लोग प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे करते हैं। नहीं, पौधा जो प्रकाश अपना भोजन बनाते हैं उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को जरूरी होता है सूर्य का जो रोशनी है वो उनको जरूरत है, मैंने सूर्य का प्रकाश, जल खनिज लवण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी को मिलाकर पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन का त्याग करते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पौधे हमारे लिए क्या है, जीवन दाता है। चूंकि हमको ऑक्सीजन की जरूरी है, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए प्रकाश संश्लेषण, नहीं प्रकाश संश्लेषण बिना सूर्य के प्रकाश के नहीं होगा, सनलाइट आपको चाहिए, मीन्स चाहिए, ठीक है। अब यानी कहीं भी परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि पौधे अपने भोजन बनाते उस प्रक्रिया क्या करते हैं, तो उस प्रक्रिया को ही कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। आगे बात करते हैं हम लोग। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि देखिए आ गया क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण में वायु के निम्नलिखित में से किस अवयव का उपयोग होता है। तभी बात किए थे कि प्रकाश संश्लेषण में सनलाइट चाहिए, पृथ्वी से पौधे नहीं, अपने जड़ के माध्यम से जाइलम ऊतक द्वारा जल खनिज लवण कहाँ लाते हैं, पत्ता में लाते हैं। और वहीं पे सूर्य से प्रकाश भी आता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी अवयवों को मिलाकर पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए वायु से कौन सा अवयव चाहिए हमको, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मोमबत्ती का जलना वायु में उपस्थित किस गैस का कारण संभव है। तो देखिए किसी भी चीज को जलाना है तो आपको चाहिए ऑक्सीजन गैस। किसी भी चीज को जलाना है तो कौन सा गैस चाहिए, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस क्या करता है, खुद जलता नहीं है लेकिन
ज्वलन का पोषक करता है, यानी किसी चीज को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन गैस नहीं रहेगा तो कोई भी चीज जलेगा नहीं, तो इसलिए ऑक्सीजन गैस होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग पेड़ पौधों एवं जीवों को सड़ने गलने में कौन सी गैस निकलती है। तो जब पेड़ पौधे या जीव जंतु जब सड़ेंगे गलेंगे तो ध्यान रखिएगा कि उससे गैस जो निकलती है क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि पेड़ पौधे और जीव जंतु में कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ऑक्सीजन मिलने के कारण सड़ता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन जब मिलेगा तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है कब, जब कोई चीज सड़ता गलता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों के बीजों को इधर उधर फैलाने में सहायक होता है। पौधों के बीजों को इधर उधर फैलाने में कौन सहायक होता है, तो हवा के माध्यम से बहुत सारे पौधे के बीज क्या होते हैं, उड़ के कहां से कहां चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं करना। देखिए इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं जहां पे लोग कंफ्यूजन करके कोई धूल कण मार देंगे, तो कोई जलवाष्प मार देंगे, तो कोई कुछ मार देंगे, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा, वायु। ठीक है, अब आगे देखिए प्रश्न मेरे पास आ गया कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना % है। तो हम लोग शुरू में बात किए थे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा 21% है, नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78% है। ठीक है, नेक्स्ट है वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है, ये भी प्रश्न आ गया सबसे अधिक। तो अभी हम बात किए थे कि नाइट्रोजन जो रहता है कितना रहता है 78%, ऑक्सीजन रहता है 21%, ये दोनों को मिलाने पर ही हो जाता है 99%। तो कैसे और बचा जितना भी गैस है सब 1% में है, तो सबसे अधिक कौन हो गया, नाइट्रोजन गैस। हाँ, दूसरा स्थान पर कौन सा गैस है, तो ऑक्सीजन है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस रहता है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक हमारा नाइट्रोजन गैस रहता है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि जो भी जल और वायु है, अगर इसका आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे वायु और जल को विस्तृत रूप से पढ़ाया गया है, जिसका आज आपको हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। ठीक है, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको जेटेट से संबंधित सभी विषयों पर वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास धूल कणों को श्वसन तंत्र में जाने से कौन रोकता है। धूल कण को श्वसन तंत्र में जाने से कौन रोकता है, तो नाक के छोटे छोटे बाल क्या करते हैं, उसको धूल कण को अंदर जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि जलवायु, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जलवायु ऊर्ध्वगामी विस्थापन करता है, क्योंकि यह वायु से हल्का होता है, वायु से भारी होता है, वायु को अपने में घुलाता है कि वायु में स्वयं घुलता है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है और आप कमेंट बॉक्स में लिख के इसका आंसर बताइएगा, तो हम जानेंगे कि आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख रहे हैं। इसके साथ आप सभी को धन्यवाद।